નમસ્કાર દોસ્તો, હું મયુર જાની સત્યમેવ.com માં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને બીજી એક ઘટના પણ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ બની ગઈ છે. એ છે કે આર્યન ખાન, શાહરુખ ખાનના સુપુત્ર અને એમના ઉપર એક ક્રૂઝની અંદરમાં ડ્રગ પાર્ટી, રેવ પાર્ટી કરવાનો કેસ દાખલ થયો. છેલ્લા લગભગ દોઢ પોણા 2 મહિનાની આસપાસના સમયગાળાથી 2 ઓક્ટોબરથી પકડી ચાલી, એટલે આપણે જો કેટલો સમય થયો ત્યારથી સતત એ એના ઉપર દેશ આખામાં ચર્ચા ચાલી રહી છે. એટલી બધી ચર્ચા ચાલી કે પેગાસિસ કૌભાંડ જે છે સાઈડમાં મૂકી દેવું પડ્યું. આપણે બધા કોઈ પણ એના વિશે વાત કરવાની આપણે ભૂલી. રાફાયેલ ઉપર જે મીડિયા પાર્ટનો રિપોર્ટ આવ્યો એના ઉપર પણ આપણે બહુ ચર્ચા ન કરી શક્યા. તો એના ઉપર આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છીએ. આર્યન ખાનના પોતે જે હાઈકોર્ટમાંથી, મુંબઈ હાઈકોર્ટમાંથી બાયચાન્સ ભરી થયા છે. આપણી સાથે ખૂબ જ જાણીતા પત્રકાર દેશના हमारा बधाना सीनियर अशोक वानखेड़े साहब हाजिर है। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। इस ये जो घटना घटी है उस पर आपसे जो है बात करने के लिए मिले हैं, इकट्ठा हुए। मैं कह रहा था अपने दर्शकों से गुजराती में कि ये 2 अक्टूबर से जो चला मामला पूरा, तो ये इतना महत्वपूर्ण बन गया कि पेगासिस पेगासिस वाला जो कांड था वो भी जो है बस्ते में चला गया। वो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। और फिर राफेल और जो मीडिया पार्ट का रिपोर्ट था उस पर भी ज्यादा बातचीत जो है मुख्य रूप से नहीं हो पाई, क्योंकि ये इतना हाईलाइट हो गया पूरा मामला। अब इतना हाईलाइट होने के बाद ये आर्यन खान साहब जो है, शाहरुख खान साहब के बेटे, अब इनको जो है मुंबई हाईकोर्ट जो है वो तो कहती है कि भाई ये तो केस ही गलत है, इसको तो छोड़ दिया जाए। तो छोड़ दिया। मयूर जी, आपने सिर्फ 2 केसेस लिए। आपने पेगासस लिया, आपने रेफल्स लिया। एक केस और बहुत महत्वपूर्ण है जिसपे चर्चा हो रही थी पूरे देश में, लेकिन नहीं हो पाई। वो 3000 किलो मैं उस पर आ रहा जो ड्रग कांडला पोर्ट पे मिला था, वो भी नेपथ्य में चला गया, पीछे चला गया। लोग उसके बारे में भूल गए और जो ड्रग जो था ही नहीं उसके बारे में चर्चा होती रही। मैं अब थोड़ा इस पे आता हूं क्योंकि ये मेरे गृह राज्य महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है। मुंबई में ड्रग ये नई बात नहीं है। मुंबई देश का सबसे बड़ा महानगर है, जिसको सही मायने में मेट्रो आप कह सकते हैं, जहां 10 रुपए में पेट भर खाना खाया जा सकता है और 10 लाख रुपए में आप भूखे रह सकते हो। उससे भी ज्यादा महंगी डिश आपको मिल सकती है। ये उस शहर की तासीर है। वहां बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है, वहां फैशन इंडस्ट्री है, वहां डायमंड ट्रेड है, वहां हवाला ट्रेड है, वहां स्टॉक मार्केट है, वहां इंडस्ट्रीज है। इसलिए पूरे देश से लोग बंबई आके अपनी किस्मत आजमाते हैं। जब बंबई किस्मत आजमाने का जगह या सेंटर आम आदमी के लिए हो गया, तो फिर हमारे देश के जो ब्यूरोक्रेट है, जिनको पैसा कमाना होता है, उनके लिए भी बंबई सबसे बड़ा चारागृह है। वो ऐसा पोस्टिंग है जिसको क्रीम पोस्टिंग बोला जाता है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ड्रग हो, चाहे डीआरआई हो, चाहे कस्टम्स हो। ये लोग उस वहां पोस्टिंग लेने के लिए मरते हैं। समीर वानखेड़े पिछले 10 साल से आईआरएस ऑफिसर, शायद कोई और हो, एक ही पोस्ट पे 10 साल से बैठे हैं, एक ही सिटी में 10 साल से बैठे हैं। वो समीर वानखेड़े हैं। कभी वो कस्टम्स में होते हैं, वहां से उनका ट्रांसफर होता है तो वो डेपुटेशन पे डीआरआई में जाते हैं। पोस्टिंग बंबई में रहती है, मुंबई में रहती है। उसके बाद वो डीआरआई से जब उनका ट्रांसफर होता है तो फिर वो पोस्टिंग एनसीबी में लेते हैं और पोस्टिंग उनकी मुंबई में ही रखते हैं। मुंबई एक गिरोहबाजों का शहर है। यहाँ चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, ये एक गुट में चलते हैं। तो ऐसे इनके भी गुट होते हैं। आर्यन खान का जब अरेस्ट हुआ, तब मैंने जो सीनियर ऑफिसर्स है महाराष्ट्र पुलिस में, उनको मैंने फोन करके पूछा, क्योंकि जब हम जर्नलिज्म में आए थे तो वो भी जूनियर थे, ट्रेनिंग थे। अब वो रिटायरमेंट पे आ गए, हम भी लोग रिटायरमेंट पे आ गए, तो सीनियर पोस्ट पे है। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, ये वसूली का काम है। अब आप इस केस में, पहले दिन से मैं कह रहा था कि ये केस बनता ही नहीं,
क्योंकि सबसे पहले इस केस में ना उसके शरीर में ड्रग पाया गया, ना उसके पास ड्रग सीज किया गया। लेकिन जब अरेस्ट किया गया तब सबसे पहले अखबारों में और चैनलों पे ब्रेकिंग न्यूज आई कि उसकी जो कॉन्टैक्ट लेंस थे, वो कॉन्टैक्ट लेंस के डब्बी में ड्रग पाए गए। यह खबर प्लांट की गई क्योंकि आपको इस खबर की ऑथेंटिसिटी बनाए रखनी थी। मेरे पास कंफर्म खबर थी कि इनके पास कुछ भी पाया नहीं गया। फिर जब आपके पास ड्रग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद 6 घंटे तक रिकॉर्ड पे आप अरेस्ट ही है ही नहीं। आपने उनको अरेस्ट किया, तुरंत पुलिस स्टेशन में जाके फाइल हो जाता है केस, लेकिन उसकी लिखा पढ़ी 6 घंटे तक कुछ नहीं हुई। अरेस्ट करने के लिए जो गवाह होते हैं पंचनामा के, वो 11 लोगों की लिस्ट थी। जब 11 लोगों की लिस्ट में एक भानुशाली नाम का आदमी था जो बीजेपी का नेता था, तो जैसा ही उसका नाम आया कि ये बीजेपी तो नहीं करवा रही है, तो तब समीर वानखेड़े ने कहा कि मैं तो इनको जानता ही नहीं। तुरंत दूसरे दिन एक वीडियो आया जिसमें भानुशाली एक और आदमी के साथ एनसीबी के कार्यालय में जाके 3 घंटे बैठते। तब भानुशाली ने वीडियो आने के बाद कहा कि मैं तो इन्फॉर्मर था, मुझे ये ड्रग का पता पड़ गया था तो मैं इन्फॉर्म करने गया था। तो कोई इन्फॉर्मर इतने बड़े केस में 3 घंटे अधिकारी के पास बैठता है और बाद में बोलता है अधिकारी मेरे को जानता ही नहीं। तो मैं मुंबई के मेरे क्राइम मेरे 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 कलीग रह चुके हैं मुंबई के, बहुत अच्छे क्राइम रिपोर्टर। मेरे उनसे उस दिन डिबेट चैनल पर डिस्कस हुआ कि मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई साहब हम लोग जो है 20, 25, 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर एनसीबी की ऑफिस में इस तरह के हाई प्रोफाइल केस या कोई भी केस को अगर मतलब अंदर बिठाया गया हो, क्या मैं और आप जो है एक दरवाजा लांघ कर अंदर जा सकते हैं क्या? बीइंग ए सीनियर जर्नलिस्ट हम नहीं जा सकते। ये कैसे चला गया? ये लूज पॉइंट बताता हूं मैं आपको। उसके बाद आपने जो गवाह है आपके, वो गवाहों का पंचनामा जब भी होता है, हमने कई पंचनामे देखे हैं, कई पंचनामे में हम भी गवाह रहे हैं। तो जो गवाह होते हैं वो गवाह साइन करके अपना डिटेल देके निकल जाते हैं और उनके सामने बोलते हैं कि साहब ये हमने सीज किया है, ये कोर्ट में आपको जब बुलाए तो आना पड़ेगा, आपका नंबर लेके छोड़ दिया जाता है। गवाह एनसीबी के टीम का पार्ट नहीं होता, लेकिन उसमें एक गवाह जो है वो साहब शाहरुख खान के बेटे को फोन दे रहे, शाहरुख खान के बेटे के साथ सेल्फी खींच रहे और शाहरुख खान के बेटे का हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठा रहे। क्या एनसीबी ने उनको आउटसोर्स के नाम पे लिया था? गवाह टीम के हिसाब से कैसे काम करने लगे? फिर उन सज्जन का एक बॉडीगार्ड था, उसने अप्रूवर हो गया वो कि साहब ये तो 25 करोड़ रुपए मांग रहे थे शाहरुख खान को, तो ये हो गया था 18 करोड़ पे मामला सल्टा देंगे, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देंगे, 10 करोड़ हम रख लेंगे। और उसमें एक हवाला ऑपरेटर भी था, और हवाला ऑपरेटर के बाद वो शाहरुख खान की जो सेक्रेटरी है उसको भी बुलाया गया था, ददलानी। वो मर्सिडीज में बात भी हुई थी। जब ये तमाम बातें उसने बताई तो उसको एक अलग एंगल आ गया। और मैं पहले दिन से कह रहा था कि एक ही गवाह आपका 3-3, 4-4 केस में कैसा होता है। दरअसल मयूर भाई, सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस के बाद जब वह इन्वेस्टिगेशन में एनसीबी पहुंच गई, तब उन्होंने जो आप ही के गुजरात कैडर के अधिकारी थे अस्थाना साहब, जो वर्तमान में कमिश्नर है, वो उसको हेड कर रहे थे। और जो इंडस्ट्री की चर्चा है, फिल्म इंडस्ट्री की, वो बताती है करीब करीब 1700-1800 करोड़ रुपए इधर से उधर हुए उस इन्वेस्टिगेशन में। क्योंकि तमाम उन लोग उस टाइम पे जिन लोगों के नाम आते थे कि इनको बुलाया गया, इनको बुलाया गया, इनको बुलाया गया, इनको बुलाया गया, आज वो लोग कहीं नहीं है। तो क्या उनको हुल देने के लिए बुलाया गया था? क्या उनसे पैसा एक्सटॉर्ट करने के लिए बुलाया गया था? और यदि आपने उनको बुलाया गया था तो कुछ तो कारण होगा, कहीं तो उनके नंबर मिले होंगे, कहीं तो ट्रेस हो गए होंगे। और यदि कहीं नंबर मिले, कहीं ट्रेस होंगे, तो वो केस का हिस्सा क्यों नहीं बने? क्यों छूटे? किस लिए छूटे? बिल्कुल। तो ये तमाम बातें जब हुई, तब ये बात पता पड़ गई कि इनके मुंह को खून लग गया।
फिर इन्होंने एक गिरोह बनाया और उस गिरोह का काम है इंफॉर्मेशन निकालना कि आज इसका लड़का है शाहरुख। आर्यन खान की गलती है कि वो शाहरुख खान का लड़का है और शाहरुख खान की गलती है कि उसके पास पैसा है। यदि शाहरुख खान झोपड़पट्टी में रह रहा होता तो आर्यन खान इनके पास में भी जाता, जाके बोलता तो इसको धक्का मार के निकालते, तू जा हमारे किसी काम का नहीं। मैं ये नहीं मानता कि सेलिब्रिटी के लड़के ड्रग नहीं लेते होंगे। मेरे पास वो भी इंफॉर्मेशन है कि गोवा में एक ड्रग पैडलर से जो नंबर्स मिले उसमें इन लोगों के नंबर है। लेकिन यदि हम उस क्रूज की बात करें तो उसमें ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, आपने कहा उसका फोन लिया और फोन की चैटिंग ली। अब कई दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि भाई जब उसके पास कुछ था नहीं तो लोअर कोर्ट ने उसको बेल क्यों नहीं दिया। बहुत अहम सवाल है। लोअर कोर्ट ने इसलिए बेल नहीं दिया कि लोअर कोर्ट जब बेल देने की स्थिति में, जब फाइनल हियरिंग में आ गई थी, इन्होंने उसके ऊपर की धाराएं बढ़ा दी और आर्यन खान के ऊपर ड्रग सप्लायर की धारा लगाई। जैसे ड्रग सप्लायर की धारा लगी फिर वो केस हाई कोर्ट जाता है, फिर लोअर कोर्ट में उसकी जमानत नहीं होती। मैं सर एक बीच में इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये जो कैमरा की बैटरी की लाइट है वो ब्लिंक हो रही है, तो मेरे ख्याल से कुछ 10% सा बचा हुआ है। तो जल्दी निपटेंगे। मुझे डर ये है कि हम लोग जो है बात करते रहे और ये अचानक अपने आप जो है कैमरा स्विच ऑफ ना हो जाए। तो एक इस पर क्योंकि बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ा बिल्कुल जो है बिल्कुल एक चीज खोल के रख रहे हैं, तो मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट में है और दर्शकों को भी बिल्कुल होना ही चाहिए। पर मैं क्योंकि इसको समअप करना पड़ेगा, अदरवाइज कभी तो बंद हो जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब ये फैसले के बाद क्या होगा, रिपरकेशन क्या होगा, लीगल पॉलिटिकल क्या नहीं, होगा? ये थोड़ा लीगल एंगल ये है कि ये फैसला जमानत पे था। जमानत देते हुए उन्होंने कहा कि ना इनके पास ड्रग मिले, ना आपने इनका मेडिकल करवाया। देखिए, मेडिकल भी नहीं करवाया क्योंकि आपको डील करना था। और वो शाहरुख खान फंसा, वो पठान है, मैं जानता हूं शाहरुख को, वो इतने जल्दी हार मानने वाला नहीं है। जब उसको लगा कि मेरे बेटा ने ड्रग लिया ही नहीं, उसको शिप के पहले पकड़ लिया, कुछ था ही नहीं उसके पास, तो वो कानून लड़े। अरे वो पूरे टाइम पे चुप रहा। उसमें एक एंगल मयूर भाई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तब नवरात्र चल रहे थे और दिल्ली में एक नवरात्र के फंक्शन में मुझे बुलाया गया था एज ए गेस्ट। वहां अयोध्या के एक मंदिर के महंत भी आए थे और जब महंत से मेरी बात हुई, क्योंकि राजनीतिक बात भी होगी, मैंने बोला क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में? बोले योगी जी आएंगे। मैंने बहुत बुरी स्थिति है, योगी जी कहाँ से आएंगे? अरे बोले ये शाहरुख वाके लौंडे के जो अंदर किया ना, जो टाइट कर दिया पेच, देखना पूरा उत्तर प्रदेश में कैसा योगी जी के पीछे खड़े हो जाते हैं लोग। इसको हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया गया था। मैं ये बार बार कह रहा हूं। और इसके बाद जब ये केस स्टैंड नहीं हो पाया कहीं, जैसा सुशांत सिंह राजपूत का केस टोटल राजनीति किया गया था, बिहार के चुनाव में उसको बाकायदा पोस्टर बॉय बना के घुमाने वाले थे, पोस्टर छप गए थे। लेकिन तब तक ये जो बातें बाहर आई कि वो ड्रग भी लेता था और वो अय्याश भी था, तो लोगों को लगा ड्रग और अय्याश बेचने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो वो डाउन हो गया मामला। ऐसा ही काम इन्होंने इस मामले में भी किया, लेकिन ये हो नहीं पाया। एक बहुत बड़ा इसमें से जो एंगल निकल के आता है। सर ये अभी खत्म करना पड़ेगा, बैटरी बिल्कुल जाने की तैयारी में, लेकिन फिर से हम लोग मिल रहे हैं जल्दी। तो दर्शकों हम अब इस चर्चा को यही अंत करना पड़ेगा। बैटरी जो है हमारी अनफॉर्चुनेटली खत्म की तैयारी में, तो पर इस मुद्दे पर हम लोग फिर से मिलेंगे और अशोक जी का जो एनालिसिस है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप जो ये कार्यक्रम देखते रहिए और अपने आपके अभिप्राय जो है वो भी हमको भेजते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत नमस्कार।